हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक मेटा स्लेशर मूवी स्क्रीम 4 को, जो कि स्क्रीम सीरीज का चौथा पार्ट है, जिसे रिलीज किया गया था 2011 में। और ये वेस क्रेवन की आखिरी मूवी थी। अगर आपने इस सीरीज की पिछली 3 मूवीज अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लें। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं इस पार्ट की कहानी को बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत ट्रूडी और शेरी नाम की 2 लड़कियों से होती है, जिनका आज कोई हॉरर मूवी देखने का प्लान है। शेरी कहती है कि उन्हें 100 4 देखनी चाहिए, लेकिन ट्रूडी को 100 सीरीज कुछ खास पसंद नहीं है। उसके हिसाब से इन मूवीज में बस टॉर्चर दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद ही इन्हें घोस्ट फेस का कॉल आता है, जो कि इन्हें डराने की कोशिश करता है और मेन डोर खोलने की धमकी देता है। और फिर तुरंत ही ट्रूडी के साइड से आकर उसे स्टैप कर मार देता है। इसके बाद एक दूसरा घोस्ट फेस शेरी के पीछे से आकर उसका भी गला काट देता है और शेरी की भी मौत हो जाती है। और ये ओपनिंग असली नहीं थी, असल में ये स्टेप 6 की ओपनिंग थी, जिसे 2 लड़कियां रेचल और क्लोई देख रही थी। रेचल को स्टेप मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हर बार मूवीज में कुछ टीन्स होते हैं जो कि अदर मूवीज के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं, और घोस्ट फेस वहां आकर उन्हें एक एक करके मार देता है। उसके हिसाब से इन मूवीज में कुछ भी नयापन नहीं है। ये बात क्लोई को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो स्टेप मूवीज की बहुत बड़ी फैन है, और इसीलिए वो रेचल के पेट में चाकू मार देती है और रेचल की मौत हो जाती है। और ये ओपनिंग भी असली नहीं है, असल में ये स्टेप 7 की ओपनिंग थी, जिसे 2 लड़कियां जेनी और मार्नी देख रही हैं। और अब हम सच में असली कहानी पर आ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों लड़कियां वुड्सब्रो में रहती है, जो कि सिडनी का होम टाउन है, और यहीं पर पहली मूवी के सारे मर्डर्स हुए थे। और कल उस हत्याकांड की 15वीं एनिवर्सरी है। खैर, इसके बाद जेनी ऊपर जाकर मार्नी को घोस्ट फेस की आवाज में कॉल कर उसके साथ मस्ती करती है, लेकिन फिर जेनी को मार्नी के चीखने की आवाज आती है। जेनी जब नीचे जाकर देखती है तो मार्नी गायब हो गई थी। जेनी को लगता है कि अब मार्नी उसके साथ मस्ती कर रही है, लेकिन तभी मार्नी की लाश विंडो तोड़कर अंदर आती है, जिसे फेंका था असली घोस्ट फेस ने। उससे बचने के लिए जेनी सीढ़ियों से ऊपर भागती है, लेकिन घोस्ट फेस उसकी पीठ में स्टैप कर देता है। घायल होने के बाद भी जेनी रेंगते हुए गैराज तक जाती है और उसके डोर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट फेस उस डोर को बंद कर देता है, जो कि टैटम के आइकॉनिक किल का रेफरेंस था। और आखिर में सामने से जेनी को स्टेप कर उसकी जान ले लेता है। और ये थी स्क्रीम 4 की रियल ओपनिंग। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनल गर्ल सिडनी को, जो कि 10 साल के बाद वुड्सब्रो में लौटकर आई है। असल में सिडनी ने भी गेल की तरह अपनी लाइफ पर एक बुक लिखी है, और वो उसी का प्रमोशन करने यहाँ आई थी। और सिड के साथ उसकी बुक पब्लिसिस्ट रेबेका भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं डुई और गेल को, जो कि अब हस्बैंड वाइफ है। डुई इस टाउन का शेरिफ बन चुका है और उसकी डेप्यूटी जूडी उस पर पूरी तरह से लट्टू है। वहीं इधर गेल भी इस टाउन में रहकर बुरी तरह से बोर हो गई है, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, और अपनी अगली बुक लिखने के लिए भी उसके पास कोई आइडिया नहीं है। साथ ही सिडनी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर गेल को उससे थोड़ी जलन भी हो रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। खैर, अब देखते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स को, जैसे सिडनी की कजिन जिल, जो कि अपनी 2 दोस्त कर्बी और ओलिविया के साथ स्कूल जा रही है, और ओलिविया जिल की पड़ोसन भी है। जिल को घोस्ट फेस का कॉल आता है, जिसे ये लोग प्रैंक समझते हैं। साथ ही ओलिविया और कर्बी का मानना है कि सिडनी मनहूस है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती है उसके आसपास के लोग मारे जाते हैं। खैर, ये तीनों अपने स्कूल जाती है, जहाँ इनकी मुलाकात 2 मूवी नर्ड्स रॉबी और चार्ली से होती है। रॉबी के सर पे एक हेडसेट है, जिसमें एक कैमरा और माइक है, और इसकी मदद से रॉबी 24 घंटे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम करता है। वहीं चार्ली को 4 साल से कर्बी पर क्रश है, पर वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। हम जिल के बॉयफ्रेंड ट्रेवर को भी देखते हैं, जिससे जिल बहुत नाराज है, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है, और फिर भी ट्रेवर जिल के पीछे पड़ा हुआ है। इधर बुक प्रमोशन के दौरान सिडनी गेल और डुई से भी मिलती है, लेकिन डुई यहाँ उन दोनों लड़कियों के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आया था, और उसे सिडनी की कार में मर्डर वेपन, घोस्ट फेस का सेल फोन और ढेर सारा खून मिलता है, जिससे सिडनी उन मर्डर्स की सस्पेक्ट बन जाती है, और अब उसे टाउन छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, और रेबेका इन मर्डर्स से काफी खुश थी, क्योंकि इससे उनकी किताबें बहुत जल्दी बिक रही थी।
साथ ही गेल भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहती है क्योंकि उसे लिखने के लिए एक नई कहानी मिल गई थी, लेकिन ड्यूई उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो कोई रिपोर्टर नहीं है। इससे उन दोनों में बहस होती है और जाते जाते गेल जूडी को भी 2 बातें सुना देती है। अब सिडनी रात को अपनी आंट यानी कि जिल के घर रहने जाती है, जिसके बाहर ही उसकी सेफ्टी के लिए 2 ऑफिसर्स भी तैनात थे। जिल का एक ट्रेवर चुपके से उसके कमरे में एंटर करता है, लेकिन जिल उसे यहाँ से भगा देती है और इन दोनों को देखकर सिड को अपनी और बिली की याद आती है। साथ ही इधर जूडी भी सिडनी से कहती है कि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। ये बात जूडी को तो अच्छी तरह याद है, लेकिन सिडनी ने कभी जूडी को नोटिस नहीं किया था। खैर, ओलिविया जब अपने घर आती है तो जिल उसे घोस्ट फेस की आवाज में कॉल कर उसके साथ मजाक करती है क्योंकि आज वो घर पे अकेली थी। वो जिल के घर भी आने से मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर मनहूस सिडनी है। इसके बाद कर्वी को असली घोस्ट फेस का कॉल आता है जो उनसे कहता है कि वो अलमारी में छुपा हुआ है और बाहर निकलकर उसे मार देगा। दोनों क्लोजेट खोलती है तो उसमें कोई भी नहीं था क्योंकि घोस्ट फेस इनके नहीं बल्कि ओलिविया के क्लोजेट में छुपा था। वो बाहर निकलकर ओलिविया पर अटैक करने लगता है और जिल और कर्वी अपनी विंडो से ये सारा नजारा देख रही होती है। घोस्ट फेस ओलिविया को स्टेप कर कमरे में इधर उधर फेंकता है और आखिर में ओलिविया भी मारी जाती है। सिडनी जब तक यहाँ आती है तब तक घोस्ट फेस ने पूरे कमरे में ओलिविया के खून से रंगोली बना दी थी। उसके पीछे जिल भी यहाँ आती है और उन दोनों पर घोस्ट फेस अटैक कर देता है और जिल के हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन सिडनी घोस्ट फेस की अच्छे से धुलाई लगा देती है और जब तक वो दोनों ऑफिसर्स अंदर आते हैं घोस्ट फेस गायब हो गया था और काफी गलत टाइम पर ट्रेवर भी यहाँ एंट्री मारता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के आगे रोवी अपनी लाइव स्ट्रीम में इस नए मर्डर के बारे में सबको बता रहा था। तभी गेल इनके पास आती है और उनकी टीम में शामिल होने को बोलती है ताकि तीनों मिलकर इस केस को सोल्व कर सके और गेल को अपनी स्टोरी मिल जाए। हॉस्पिटल के अंदर रेबेका सिडनी के लिए 3 नई बुक का ऑफर लेकर आई थी जिसके लिए सिडनी को मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा था। अब ऐसे टाइम पर भी रेबेका पैसा कमाने का सोच रही थी, इसीलिए सिड उसे जॉब से निकाल देती है। पार्किंग लॉट में रेबेका को घोस्ट फेस का कॉल आता है जो कुछ ही देर में प्रकट होकर रेबेका को स्टेप कर मार देता है और फिर उसकी बॉडी ऊपर से नीचे एम्बुलेंस पर फेंक देता है। इसके बाद गेल और सिडनी चार्ली और रोबी के सिनेमा क्लब में जाते हैं जहां चार्ली कहता है कि ये नया घोस्ट फेस पिछली मूवीज की तरह ही मर्डर्स कर रहा है, बल्कि उसे कुछ नया करना चाहिए, जैसे अपने सभी मर्डर्स को रिकॉर्ड कर उनकी एक फिल्म बनानी चाहिए और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देना चाहिए। और इन्हें लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी मूवी का एंड किसी पार्टी में होगा। इत्तेफाक से आज रात को चार्ली और रोबी ने भी स्टैबाथॉन नाम की एक पार्टी रखी है जिसमें वो सब मिलकर सभी 7 स्टैब मूवीज को एक एक करके देखेंगे। जिल को इस पार्टी में जाना अलाउड नहीं था तो वो सिडनी के साथ घर पे ही रुकती है और उससे बातें करती है कि फाइनल गर्ल होना और इतना पॉपुलर होना कैसा लगता है, और कर भी अकेली ही इस पार्टी में जाती है। साथ ही गेल भी चुपके से इस पार्टी में एंटर कर जाती है और घोस्ट फेस का मास्क पहनकर अलग अलग जगह 4 कैमरास छुपा देती है। लेकिन जब वो अपनी कार में फुटेज देखने जाती है तो असली घोस्ट फेस ने उसके सारे कैमरास ब्लॉक कर दिए थे। गेल वापस उसी जगह जाती है तो वहाँ उसे एक दूसरा कैमरा दिखाई देता है जो कि घोस्ट फेस ने लगाया था, मतलब वो सच में अपनी ही एक फिल्म बना रहा है। घोस्ट फेस गेल के पीछे से आकर उस पे अटैक करता है और उसके शोल्डर में भी स्टैब कर देता है, लेकिन इससे पहले वो गेल को मारे ड्यूई यहाँ आ जाता है जिसे गेल नहीं बुलाया था। ड्यूई घोस्ट फेस पे गोली चलाता है जिसमें एक भी उसे नहीं लगती और वो यहाँ की भीड़ में मिलकर भाग निकलता है। ड्यूई गेल को हॉस्पिटल ले जाता है और वो जिंदा बच जाएगी। वहीं इधर पहला ऑफिसर होस नोटिस करता है कि जिल के कमरे की विंडो खुली थी। जब वो दूसरे ऑफिसर को ये बात बताने जाता है तो घोस्ट फेस पीछे से आकर होस की पीठ में स्टैब कर उसे मार देता है और फिर दूसरे ऑफिसर के हेड में स्टैब करता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद ही सिडनी की आंट केट घर आती है जो कि रात में शॉपिंग करने बाहर निकली थी, जिससे सिडनी को उस पर भी शक होता है। सिडनी को घोस्ट फेस का कॉल आता है और वो भागकर जिल के कमरे में जाती है और उसे पता चलता है कि जिल तो यहाँ से चुपके से निकलकर कर्बी के घर चली गई है। थोड़ी देर के बाद ही घोस्ट फेस सिडनी और उसकी आंट दोनों पर अटैक करता है और मेल स्लॉट में से सिडनी की आंट को स्टैब कर मार देता है और इसके तुरंत बाद ही जूडी यहाँ आती है। अब सिडनी को जूडी पर भी किलर होने का शक होता है तो वो अकेले ही जिल को ढूंढने निकल जाती है। इधर कर्बी के हाउस में जिल, चार्ली और रोबी होते हैं।
जो बाकी की स्टेप मूवीज यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ ट्रेवर भी आता है और उसका कहना था कि जिल ने ही उसे मैसेज कर यहाँ बुलाया है, लेकिन जिल कहती है कि ये झूठ है और अपना सेल फोन लेने ऊपर चली जाती है और ट्रेवर भी उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर के बाद चार्ली भी कर्बी के साथ मौके पर चौका मारता है, लेकिन ट्रेवर यहाँ आकर उसके अरमानों पर पानी फेर देता है और यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेता, जिससे गुस्से में चार्ली ही यहाँ से चला जाता है। अब रोबी, जो कि बाहर नशे में लाइव स्ट्रीम या ब्लॉगिंग कर रहा था, घोस्टफेस उसके पास आकर उसे मार देता है। अब तक सिडनी भी यहाँ आ गई थी और वो जिल को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन घोस्टफेस इन तीनों पर अटैक कर देता है। सिड के कहने पर जिल बेड के नीचे छुप जाती है। वहीं सिडनी डुई को कॉल कर यहाँ बुला लेती है। घोस्टफेस इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दे रहा था, तो सिड और कर्बी बेसमेंट में जाकर खुद को लॉक कर लेती हैं। इसके बाद बाहर चार्ली आता है और इन्हें दरवाजा खोलने को बोलता है। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे, तो कर्बी और सिडनी को उस पर शक होता है और वो उसे अंदर नहीं आने देते। और इसके ठीक बाद ही घोस्टफेस चार्ली को पकड़ लेता है, मतलब चार्ली भी घोस्टफेस नहीं है। इसके बाद हम चार्ली को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। सिडनी चाकू लेकर बाहर जाने लगती है। वहीं घोस्टफेस कर्बी को कॉल कर उससे हॉरर मूवीज से रिलेटेड ढेर सारे सवाल करता है, जिसमें कर्बी लगभग सभी आइकॉनिक हॉरर मूवीज के नाम लेती है। अब कर्बी को लगता है कि उसने सारे जवाब सही दिए हैं, तो वो बाहर जाकर चार्ली को छुड़ाने लगती है। और अब आता है प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि चार्ली ही घोस्टफेस है और वो कर्बी को पेट में चाकू मार देता है। और ऐसा करने के पीछे वो एक घटिया सा रीजन देता है कि वो 4 साल से कर्बी को ताड़ रहा है और वो अब जाकर उसे नोटिस कर रही है। कर्बी को मरने के लिए छोड़ चार्ली अंदर जाता है और सिडनी को भी पकड़ लेता है। सिडनी किसी तरह उससे छूटकर भागने लगती है, लेकिन एक दूसरा घोस्टफेस सामने से आकर उसे स्टैब कर देता है और अब दूसरे घोस्टफेस का फेस रिवील होता है, जो और कोई नहीं बल्कि जिल है। जिल और चार्ली सच में अपने सभी मर्डर्स को रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि उनकी फिल्म बनाकर इंटरनेट पर डाल सकें। इसके बाद चार्ली जिल के एक्स ट्रेवर को भी एक क्लोजेट के अंदर से निकालता है, जिसे उन्होंने पहले ही बांध दिया था। तो अब इन दोनों का प्लान जान लेते हैं। जिल ने ये सब कुछ बस इसीलिए किया है ताकि वो भी सिडनी की तरह फाइनल गर्ल बन के पूरी दुनिया में फेमस हो सके, और बेसिकली वो पहली मूवी का रीमेक बना रहे थे। तो इनके हिसाब से कहानी कुछ ऐसी होगी। जिल का बॉयफ्रेंड ट्रेवर ब्रेकअप होने के कारण पागल हो गया और लोगों का मर्डर करने लगा। उसने जिल के सभी दोस्तों और सिडनी को भी मार डाला, लेकिन आखिर में बेचारी जिल ने अपने बचाव में ट्रेवर को मार दिया और इस हत्याकांड में सिर्फ जिल और चार्ली ही जिंदा बचते हैं, ठीक जैसे पहले पार्ट में सिडनी और रैंडी जिंदा बचे थे। और अपनी मूवी तो ये ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इन पर किसी को बुक लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। इतना कहकर जिल ट्रेवर को गोली मार देती है। अब ठीक बिली और स्टू की तरह ये लोग भी एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले थे ताकि ये बेचारे विक्टिम्स लगे। चार्ली जिल से कहता है कि वो उसके कंधे में चाकू मारे, लेकिन जिल सीधा उसके सीने में स्टैब करती है, क्योंकि जिल का प्लान था कि वो चार्ली को भी दूसरा घोस्टफेस बताएगी और वो अकेले ही फेमस होना चाहती है। इसके बाद जिल सिडनी को भी स्टैब कर देती है और फिर वो सभी हथियारों से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देती है और ट्रेवर के नाखूनों से अपने चेहरे को चोट पहुंचाती है। अपने बाल नोचती है, कंधे पर स्टैब करती है, दीवार में अपना सर फोड़ती है और आखिर में एक टेबल पर डाइव मारती है और फिर सिडनी के पास जाकर लेट जाती है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कुछ ही देर बाद डुई और जूडी यहाँ आ जाते हैं और जिल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। सब लोग ट्रेवर और चार्ली को घोस्टफेस मानते हैं और जिल को बेचारी विक्टिम। इसके बाद जिल को हॉस्पिटल में होश आता है, जहां वो डुई से कहती है कि इन सब के बारे में वो गेल के साथ एक बुक लिखना चाहती है, क्योंकि इसमें वो दोनों ही जिंदा बची है और उन दोनों को ही कंधे पर चाकू मारा है। जिस पर डुई जिल को बताता है कि सिडनी अभी मरी नहीं है और काफी चांस है कि वो भी जिंदा बच जाएगी, और ये सुन जिल के तोते उड़ जाते हैं। अब इसके बाद डुई गेल के पास जाकर उसे बताता है कि जिल उसके साथ एक बुक लिखना चाहती है, क्योंकि दोनों की चोट भी एक जैसी है। लेकिन गेल पूछती है कि जिल को कैसे पता चला कि गेल को भी कंधे पर चाकू मारा गया है। ये सुनते ही डुई यहाँ से भागता है। वहीं इधर जिल सिडनी को मारने उसके कमरे में पहुंच जाती है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और जिल बेचारी सिडनी की अच्छे से धुलाई लगा देती है। जब डुई यहाँ आता है तो वो डुई पर भी अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। आखिर में गेल और जूडी भी इस कमरे में आ जाती है, लेकिन जिल के पास डुई की गन थी
जिससे पहले वो जूडी को गोली मारती है और गेल को भी बाहर आने को बोलती है क्योंकि वो उसे हेडशॉट देना चाहती थी। गेल जिल को डिस्ट्रैक्ट करके रखती है और इतनी देर में सिडनी डेफिब्रिलेटर्स को चार्ज कर उनसे जिल के सर में शॉक लगा देती है और एक तगड़ा डायलॉग मारती है कि रीमेक बनाने का पहला रूल है कि ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ मत करो। जिल एक आखिरी जंप स्केयर के लिए उठती है तो इस बार सिडनी उसे शूट कर देती है जिससे फाइनली जिल की मौत हो जाती है। और हाँ, जूडी भी जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ आर्मर पहना हुआ था। आखिर में हम देखते हैं कि जिल का सपना पूरा हुआ। वो दुनिया भर में फेमस हो गई, लेकिन हीरो की तरह नहीं बल्कि विलेन की तरह। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई, बस इसका रन टाइम थोड़ा कम हो सकता था और जिल किलर निकलेगी ये मैंने नहीं सोचा था। आप किस कैरेक्टर को किलर समझ रहे थे, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस सीरीज के 5वें पार्ट को 2022 में रिलीज किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मूवी को भी जल्द एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में पार्ट 5 जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।